हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि नॉर्मैलिटी क्या होता है। नॉर्मैलिटी तक हमने देखा था कि नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हम लोग किस तरह से निकालेंगे, आज हम लोग उसको देखेंगे और उसके आगे का टॉपिक्स को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉर्मैलिटी नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू हमने क्या देखा था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट on वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे। जो भी मास हम लोगों को दिया हुआ है, मास गिवन अपॉन इक्विवेलेंट मास जो होता है किसी भी कंपाउंड का, इक्विवेलेंट मास। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला हुआ, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला हुआ, मास गिवन अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे हम लोग, इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, जो भी हम लोगों को कंपाउंड दिया हुआ है उसका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी, वैलेंसी जिसको हम लोग एक्स से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, ये कुछ 3 फॉर्मूला है जो हम लोगों को काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, जो भी मास गिवन है अपॉन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट कंपाउंड अपॉन वैलेंसी। वैलेंसी कैसे निकालते हैं, चलिए वो देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। एसिड के लिए पहले हम लोग ले लेते हैं एसिड। फॉर एसिड इक्विवेलेंट मास निकालना। फॉर एसिड्स जैसे H2SO4 हो गया, H2SO4। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट मास कैसे निकाल लेंगे हम लोग, मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट निकालना तो आता ही है, 2 × 32 2 × 1 + 32 + 4 × 16 is equal to 2 + 32 + 64 98 ग्राम इक्विवेलेंट मास। कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। अभी वैलेंसी H2SO4 किस में टूट रहा है, H++ SO4 2-। ठीक है, H++ SO4 2-। यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेसिसिटी, बेसिसिटी ऑफ द कंपाउंड। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2।
तो इसका इक्विवेलेंट मास निकल जाएगा 49। इसी तरह से एक और जो कंपाउंड है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, वो है H3PO4। H3PO4 इसमें भी हम लोग क्या देखेंगे, मतलब एसिड्स में हम लोग क्या देखते हैं, बेसिसिटी निकालने के लिए कितना रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन है हमारे पास। जितना हाइड्रोजन आयन निकल रहा है उतना उसका बेसिसिटी हो जाएगा और उतना ही हमारा वैलेंसी हो जाएगा। तो जब हम बात कर रहे हैं H3PO4 की, तो यहाँ पे तो हम लोगों को दिख रहा है कि 3 हाइड्रोजन है जो निकलेगा, तो x = 3 हो जाएगा। लेकिन कैसे, इसको समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। PO4 हो गया, H3 यहाँ तो डबल बॉन्ड सेटिस्फाइड, और H। अभी हमारे पास कितना रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन है, 3 हाइड्रोजन आयन निकलने को तैयार है। तो इसका बेसिसिटी हो गया 3, यानी इसका वैलेंसी हो गया 3। वैसे ही जब हम बात करते हैं दूसरा जो कंपाउंड है हमारा H3PO3 की, अभी इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, 1 2 3 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन। अभी हमारे पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन कितने हैं, हमारे पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन 2 हैं, मतलब 2 हाइड्रोजन आयन जब बाहर जाने को तैयार हैं। तो हमारा यहाँ पे वैलेंसी क्या हो जाएगा, 2, x = 2। सिमिलरली जब हम बात करेंगे H3PO2 की, तभी क्या हो जाएगा, PO2 की, तब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो एक O है, 2 O हो गया हमारे पास, ये H। अभी जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन है वो कितना है, 1 है, तो x = 1। तो इसी तरह से जब हम लोगों को इक्विवेलेंट मास निकालने को दिया जाए इन सारे कंपाउंड्स का, तो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, H3PO4 मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, 3 + T, 4 16 4 4/3 कर देंगे, तो यहाँ से हमारा इसका मॉलिक्यूलर वेट निकल जाएगा। H3PO4 का, सिमिलरली H3PO3 का और H3PO2 का भी हम इसी तरह से मॉलिक्यूलर वेट निकाल करके इक्विवेलेंट मास को निकाल लेंगे। ये हो गया एसिड्स के लिए। जब बात बेस की आए तो हम लोग क्या देखेंगे, x की जगह पे क्या कंसिडर करेंगे, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH- आयन, मतलब जो बेसिसिटी होगी, सॉरी जो एसिडिटी होगी उस कंपाउंड की, उसे कंसिडर करेंगे। फॉर बेस के लिए क्या हो जाएगा, x = एसिडिटी ऑफ दैट कंपाउंड, मतलब नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH- आयन। जैसे बात हम NaOH की कर रहे हैं, तो इसमें रिप्लेसेबल OH- आयन कितना है, 1 है, तो यहाँ पे x = क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। एक और कंपाउंड ले लेते हैं AlOH का होल 3। यहाँ पे क्या है, OH- आयन कितने निकल रहे, 3 OH- आयन है जो कि निकलेंगे बाहर, तो x = यहाँ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा।
बहुत इजी है ये सारा कुछ। जैसे एसिड के लिए हमने देखा कि रिप्लेसेबल H+ आयन जो होते हैं वो उसका वैलेंसी को दिखा रहा है, तो मॉलिक्यूलर वेट निकाल करके हम लोग इक्विवेलेंट मास निकाल लेंगे उसका, और इक्विवेलेंट मास जैसे ही निकला ग्राम एटॉमिक मास निकाल लेंगे। सिमिलरली जब बात एसिड्स की हो, सॉल्ट की हो, सॉल्ट, फॉर सॉल्ट हम लोग x को क्या कंसिडर करेंगे, x इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कटायन, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कटायन। समझेंगे ऐसे। एग्जाम्पल AlCl3, ये टूटेगा किसमें, 2Al3 प्लस सॉरी AlCl3, Al3 प्लस Cl माइनस में टूटेगा, तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। वैसे ही जब बात हम करेंगे Al2SO4 होल 3 की, तब ये किस में टूटेगा, 2Al3 प्लस SO4 2 माइनस। तो अभी हमारा x क्या हो जाएगा, 6। क्यों 6? ये दो कटायन है हमारे पास, 2 Al है जिसके ऊपर प्लस चार्ज है, 3 प्लस चार्ज, तो 3 2 जा 6, तो x इज इक्वल टू 6। ये सॉल्ट के लिए हो गया। वैसे ही MgSO4, Mg2 प्लस, तो इसका x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, तो अभी हमने देखा नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए इक्विवेलेंट मास। ठीक है, इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए हम लोग, इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास के लिए मॉलिक्यूलर वेट और वैलेंसी। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं इससे। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो क्या है, फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ, पहला है H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, दूसरा हो जाएगा NaOH, तीसरा है Na2CO3। इसका हमने पहले ही निकाल रखा है इक्विवेलेंट वेट, क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 92 अपॉन वैलेंसी इज इक्वल टू 49। इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, 23 प्लस 16 प्लस 1 अपॉन 1, यानी कि 40। इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, 23 इंटू 2 यानी 46 प्लस C12 प्लस 3 इंटू 16 इज इक्वल टू 48 अपॉन 2। ठीक है,
इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा 106/2 इज इक्वल टू 53। ये कुछ क्वेश्चंस है, मान लीजिए आपको दिया गया कि आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है Na2CO3 का, तो आप निकाल पाएंगे। अब आप इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। अब एक क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 0.4 ग्राम ऑफ NaOH। तो इसको करते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट के लिए हमको पता होना चाहिए NaOH, NaOH का इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट NaOH का क्या था 40 इज इक्वल टू 0 1/100 यानी कि 0.01। ठीक है, इजी। फाइंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 3 मोल्स ऑफ H2SO4। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 3 मोल्स ऑफ H2SO4। ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास गिवन अपॉन इक्विवेलेंट मास। और नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, हम जानते हैं क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो यहाँ गिवन मास हमें पता नहीं है तो इसको m कंसिडर कर लेते हैं। और मॉलिक्यूलर मास क्या है H2SO4 का 98 होता है। नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है 3, तो मास इज इक्वल टू हमारा निकल जाएगा 294 ग्राम। मास पता हो गया, इक्विवेलेंट मास हमें पता है। इक्विवेलेंट मास निकालना तो आपको पता ही है, कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट मास, 98 अपॉन नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन 2, 98 अपॉन 2 इज इक्वल टू 49। तो मास हमारा है 294 ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास क्या है हमारा 49। यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाएगा। और जब हम लोगों को वॉल्यूम दे दिया जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट पता होगा, तो हम लोग नॉर्मेलिटी भी किसी भी कंपाउंड का निकाल पाएंगे। देखिए आ ही गया एक क्वेश्चन नॉर्मेलिटी से रिलेटेड। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन दिया हुआ है। ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन से इन लीटर, इसको चेंज कर लेंगे लीटर में, मिलीलीटर से लीटर में चेंज करना है। सिंपल, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। 500 मिलीलीटर को लीटर में कैसे चेंज करेंगे, 500 डिवाइडेड बाय 1000। वैसे भी हमें पता है कि जीरो से जीरो कट 1/2। वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन क्या हो गया, ½ लीटर। तो नॉर्मेलिटी हम लोग आराम से निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे।
कि आपका आंसर कितना आया इसमें, ठीक है। तो आज हमने देखा, अभी तक हमने सम बेसिक ऑफ कंसेप्ट में पढ़ा, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन, लॉज के बारे में पढ़ा, ठीक है। लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा जो कि एंटोनी लेवोजियर ने दिया था। अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहते हैं तो वो क्या होगा, एंटोनी लेवोजियर, ठीक है। लेवोजियर को ही फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। वैसे ही हमने डिफरेंट लॉज के बारे में पढ़ा, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन के बारे में हमने पढ़ा, और फिर हमने देखा मोल कंसेप्ट। मोल को हमने डिफाइन किया कि मोल क्या होता है, ठीक है। फिर हमने देखा मोल कंसेप्ट के बाद कुछ न्यूमेरिकल्स मोल कंसेप्ट पे बेस्ड। हमने जाना कि एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास में डिफरेंस क्या है, ठीक है। हमने सीखा मॉलिक्यूलर वेट निकालना, ठीक है। हमने सीखा, अच्छा चलिए कुछ रिवीजन कर लेते हैं मॉलिक्यूलर मोल कंसेप्ट का। मोल कंसेप्ट में हमने सीखा था हाउ टू डिफाइन अ मोल। मोल क्या है, अ मोल इज डिफाइंड एज द, a mole is defined as the number of atoms in 12 ग्राम ऑफ C12 एटम। C12 एटम क्यों? सबसे पहले हम लोग जब एटॉमिक मास यूनिट की बात की गई थी तो सबसे पहले हाइड्रोजन को कंसिडर किया गया था, ठीक है। लेकिन फिर ऑक्सीजन आया क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव था, वो इजीली अवेलेबल था, इसीलिए एक यूनिट के तौर पे ऑक्सीजन को कंसिडर किया। लेकिन फिर आया कार्बन 12 एटम, ठीक है। ये एक आइसोटोप है कार्बन का, ठीक है, हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके भी बारे में। तो इसको कंसिडर किया गया एज अ यूनिट। और मोल क्या हो गया हमारा, मोल इज इक्वल टू हो गया 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। जब हम एटम्स की बात करेंगे तो एटम, मोल्स की बात करेंगे तो मोल्स की बात करेंगे तो पार्टिकल्स, वो एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। मॉलिक्यूलर वेट हमने निकालना सीखा, चलिए देखते हैं मॉलिक्यूलर वेट निकाल। मॉलिक्यूलर वेट कुछ 3 टाइप का मैं आपको कंपाउंड दिखाने जा रही हूँ, बहुत बेसिक, जिसको निकालना आप सीख गए तो आपको लगभग सारा कुछ का मॉलिक्यूलर वेट निकालने में, यूजुअली बच्चों को इन सब चीज़ों में दिक्कत होती है, इसीलिए Na2SO4.10H2 H2O 2 into 1 plus 16 is equal to 18। CaOH का होल 2 ब्रैकेट में है तो ये 2 इसके लिए भी है, इसके लिए भी है ना। तो यहाँ हो गया Ca का 40 प्लस 16 प्लस 1, 16 प्लस 1 यानी 17 इंटू 2, 40 प्लस 34 इज इक्वल टू 74। और Na2 2 इंटू 23 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 10 इंटू 18, ठीक है।
प्लस 10 इंटू 18 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 46 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 180 इज इक्वल टू 322 मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, ये कुछ 3 टाइप के कंपाउंड्स में जिसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना आपको आना चाहिए। फिर कुछ फॉर्मूलाज हमने देखा। क्या फॉर्मूलाज हमने देखा? मोल निकालने का फॉर्मूला जब एटम दिया हो, ठीक है, तो GAM हम लोग कंसिडर करेंगे, मतलब गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, जब एक एटम का मास निकालने का बात किया गया हो। मॉलिक्यूल में GMM, मास गिवन अपॉन GMM। और जब बात वॉल्यूम की जा रही हो, ठीक है, गैसियस पार्टिकल की जा रही हो, तो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर अपॉन 22.4 लीटर एट STP। STP क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कौन सा होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर है हमारा 273 केल्विन और स्टैंडर्ड प्रेशर है हमारा 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे आगे इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, मोल कंसेप्ट के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सीखेंगे। क्वेश्चंस ऑन मोल कंसेप्ट, क्वेश्चंस ऑन मोल कंसेप्ट। सबसे पहले आप फॉर्मूलाज को लिख लीजिए। फॉर्मूलाज नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या हो जाएगा? मास अपॉन गिवन मास बाय मोलर मास। जब बात एटम की होगी तो GAM, जब बात मॉलिक्यूल की होगी तो GMM। ठीक है, जब बात इन केस ऑफ गैसियस पार्टिकल तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर अपॉन 22.4 लीटर। 22 ये कब निकाल रहे हैं हम लोग? एट STP। ठीक है, वॉल्यूम एट STP। तीसरा जो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा, जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, ठीक है, जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रोज नंबर, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोज नंबर। एवोगैड्रोज नंबर क्या है? 6.02 × 10⁻23। ठीक है, जब एक एटम या एक मॉलिक्यूल को निकालने की बात कही जा रही है तो हम लोग क्या करेंगे? चौथा फॉर्मूला, टू कैलकुलेट
1 एटम और मॉलिक्यूल, तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये फॉर्मूलाज है, आप लोग इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो कि आगे हम लोग इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। ठीक है, 392 ग्राम ऑफ H2SO4, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 392 ग्राम ऑफ H2SO4। ठीक है, तो निकाल लेंगे हम लोग N इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना होता है, 98 होता है, डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, अगर आपको दिया हुआ है कि आप नंबर ऑफ एटम्स निकालिए। ठीक है, 53 ग्राम ऑफ 53 ग्राम ऑफ Na2CO3 नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, गिवन मास अपॉन मोलर मास करेंगे, मोल्स निकल जाएगा। N इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना हो जाएगा इसका, 106 निकाल रखा है हमने, 2 इंटू 23 प्लस 12 प्लस 3 इंटू 16 यानी 48। सम करेंगे 106 आएगा, 1/2 यानी 0.5 मोल। ये निकल आया हमारा नंबर ऑफ मोल्स। अब हम जानते हैं कि एक मोल एटम में, सॉरी एक मोल में कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होता है। तो 0.5 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 2 यानी 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होगा। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है हम लोगों को, मॉलिक्यूल्स पता चल गया। तो n कितना है, 2n है, तो 2 इंटू 3.011 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो n कितना है पता चल गया, 2 है। कार्बन कितना है, 3.011 इंटू 10⁻23 इंटू 1 और 3 इंटू 3.011 इंटू 10⁻23 इंटू 3 करेंगे तो हमारा ऑक्सीजन एटम कितना है हमारे इस कंपाउंड में वो पता चल जाएगा। तो एक सीक्वेंस हमें पता चला किस तरह से हम निकालेंगे। अगर हम लोगों को मास दिया हुआ है तो सबसे पहले हम निकालेंगे मोल, मोल से बढ़ेंगे मॉलिक्यूल की तरफ और मॉलिक्यूल से बढ़ेंगे एटम की तरफ। जितना एटम दिया हुआ है उतने को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो
तो हमारा कंस्टिट्यूएंट एटम निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 350 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CO2 at 273 केल्विन एंड 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ये सारी चीज़ें लेंदी हो रही हैं क्योंकि पीपीटी तैयार नहीं हो पाया इस चीज़। नेक्स्ट क्लास से ये सारी परेशानी नहीं होगी क्योंकि ये सारा कुछ पीपीटी फॉर्म में रहेगा, तो मुझे क्वेश्चन लिखने की जहमत नहीं करनी पड़ेगी। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 300 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CO2 at 273 केल्विन and 2 atm प्रेशर। ठीक है, अभी यहाँ पे बात क्या हो गया, सेंटीमीटर क्यूब देखने से हमें क्या पता चल रहा है, वॉल्यूम आ गया है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें पता है कैसे हम लोग निकालते हैं। जब वॉल्यूम दिया हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। लेकिन वो कब, वॉल्यूम एट STP। यहाँ पे ये STP पे नहीं है क्योंकि STP कब होता है, जब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो तब। अभी यहाँ पे प्रेशर कितना है, 2 एटमॉस्फेयर। तो चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं P1 T1 P2 T2। T1 हमारा दिया हुआ है 2 एटमॉस्फेयर, T1 हमारा दिया हुआ है 273 केल्विन। ठीक है, T2 हमें पता है कितना होना चाहिए, 1 एटमॉस्फेयर। T2 होना चाहिए 273 केल्विन। V1 हमारा दिया हुआ है 350 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम निकालना है। हम लोगों ने पढ़ रखा है एक फॉर्मूला, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 होता है। ठीक है, T1 पता है, V1 पता है, T1 पता है, P2 पता है, T2 पता है, V2 निकालना है। पहले तो T1 और T2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि T1 और T2 कितना है, सेम है। ठीक है, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 से हम लोग निकालते हैं इसे। P1 कितना है हमारा 2 इंटू 350 इज इक्वल टू P2 कितना है 1 इंटू V2। तो V2 हमारा कितना हो जाएगा 700 सेंटीमीटर क्यूब। इसको चेंज कर लेते हैं लीटर में, 700 अपॉन 1000 इज इक्वल टू 0.7 लीटर। ठीक है, अभी हमको वॉल्यूम इन एट वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन STP मिल गया है। तो अब हम लोग क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे 0.7 डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। क्या आ जाएगा आंसर, डिवाइड कीजिए, खुद पता कीजिए, पॉइंट हटा देंगे, कट करेंगे, आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक टाइप के क्वेश्चंस हैं।
नेक्स्ट क्लास जो है हमारा होगा वो होगा अब एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी हमारा जो झारखंड पीजीटी का सिलेबस है वो स्टार्ट होता है डी ब्रॉगली इक्वेशन से। डी ब्रॉगली इक्वेशन में हम लोग डुअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोगों को कुछ बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए, जैसे कि आइंस्टाइन ने क्या कहा था, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन के बारे में पता होना चाहिए कि वेव लाइक कैरेक्टर क्या होता है, पार्टिकल लाइक कैरेक्टर क्या होता है किसी भी एटम का, ठीक है। आइंस्टाइन ने क्या कहा था, प्लैंक्स ने क्या कहा था। तो अगला क्लास जो है वो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का होगा। अभी तक हम लोगों ने सम बेसिक कंसेप्ट जो कि हमारे झारखंड पीजीटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ बेसिक कंसेप्ट्स जो आपको हेल्प करेगा इन फ्यूचर। अगर क्वेश्चन आता है झारखंड पीजीटी में सम बेसिक कंसेप्ट से, तो मोलैरिटी कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वाले जो मैंने बात कही थी कि मोलैरिटी में कौन टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा और कौन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, टेम्परेचर पे कौन डिपेंड करेगा और कौन नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? मोलैलिटी। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो उसमें मास की बात की जा रही है, ना कि वॉल्यूम की। सिमिलरली एक जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी कराया था H3PO3, H3PO2, H3PO4 वाला क्वेश्चन, उसमें से कोई एक हमेशा पूछा ही जाता है। इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए दे ही दिया जाता है। इक्विवेलेंट वेट निकालना, इक्विवेलेंट मास निकालना आना बहुत ज़रूरी है। ग्राम इक्विवेलेंट निकालना बहुत ज़रूरी है, आपको पता हो ये सारी चीज़ें, बीइंग अ टीचर और बीइंग अ स्टूडेंट। नेक्स्ट जो मोल्स पे मैंने बेस्ड क्वेश्चन कराए हैं, ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपको पता होना चाहिए। इसी से ट्रिक करके अगर हमसे कुछ भी पूछा जाता है तो हम उसको आगे डील कर पाएंगे। अगर आपका बेस मजबूत है, अगर आप बेसिक से पढ़ रहे हैं, तो आपको खुद में कॉन्फिडेंस आएगा और आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के बारे में सोचेंगे। तो नेक्स्ट क्लास हमारा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर का। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो कि हमारे सिलेबस में डी ब्रॉगली से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे उसे बेसिक से। बहुत लंबा नहीं, लेकिन कुछ बेसिक बातें जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि बोहर्स मॉडल के बारे में आपको पता होना चाहिए। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट कैथोड रे क्या होता है, एनोड रे, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट क्या था, एनोड रे एक्सपेरिमेंट क्या था, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट क्या था, नहीं, मैं ये सारी चीज़ों को डिस्कस नहीं करूँगी। लेकिन आपको स्पेक्ट्रम के बारे में पता होना चाहिए, आपको बोहर मॉडल के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग अगला क्लास जो है हमारा वो एटॉमिक स्ट्रक्चर का स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।